इश्तराक में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का। कराची जहां बेइंतहा मसाइल मौजूद हैं, बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हैं। यह शहर जो कि बहुत पढ़ा लिखा शहर है, सब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन इसको जो इसका हक मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिला है। बुनियादी मसाइल मौजूद हैं, पानी का बड़ा मसला है, कचरे का मसला है, सीवरेज लाइन का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसाइल ही मसाइल मौजूद हैं, लेकिन ये मसले के हल नहीं हो रहे। नए वजीर आला से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कराची के शहरियों को, लेकिन क्या वो कराची के शहरियों की उम्मीदों पर पूरा उतर पाएंगे? क्या कराची के मसाइल हल होंगे? आज सिविल सोसाइटी को हमने एक जगह जमा किया है, इनसे हम जानेंगे। तारुफ कराऊंगा जो सिविल सोसाइटी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं एक सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं जनाब हसरत तनोली साहब। आपको वेलकम कहते हैं जनाब। आपके साथ एक और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं कि जो सिविल प्रोग्रेसिव अलायंस के प्रेसिडेंट हैं, आपको वेलकम कहते हैं, समर अब्बास साहब। आजकल बहुत ज़्यादा खबरों में है सैयद जफर अब्बास जाफरी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीसी के, आपको वेलकम कहते हैं। दो नौजवानों से तारुफ कराऊंगा आपका कि हमारे साथ मौजूद हैं सैयद तालिब रजा जो कि सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, आपको वेलकम कहते हैं। और एक और नौजवान जो कि पढ़ते तो लम्स लाहौर में है लेकिन कराची से बेनता मोहब्बत करते हैं और कहते हैं कि मैं कराची वाला हूँ, कराची के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, काजिम अली हमारे साथ हैं, आपको वेलकम कहते हैं। जी, आगाज़ करते हैं हम जफ़र साहब आपसे। क्या आपको उम्मीद है नए वज़ीर आला से कि अब सब कुछ बदल जाएगा, जो कुछ पहले होता रहा वो नहीं होगा, मसाइल अब हल हो जाएंगे? बहुत ही हमें एनर्जेटिक वज़ीर आला मिले हैं, वो खुद सड़कों में निकल रहे हैं, पूरा दिन बेइंतहा मसरूफ़ गुजार रहे हैं, उनके जो एक्शंस हैं वो भी बहुत लाउडली बोल रहे हैं और उनकी गुफ्तगू भी जो है सबको नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह कराची को बर्बाद किया गया और जिस तरह कराची का बेड़ा गर्क किया गया, वज़ीर आला साहब जितने एनर्जेटिक हैं, इन जैसे अगर 10-12 लोग आए तो शायद इस कराची की तकदीर बदल सकती है। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम खुद भी देख रहे हैं, कल भी मैंने न्यूज़ में देखा वज़ीर आला साहब निकले और उसके बाद उनको जो रूट दिया गया उन्होंने वो रूट चेंज कर दिया मलीर में। मैंने कहा मैं इस रास्ते से नहीं जाऊँगा, तुमने साफ़ किया हुआ होगा। और फिर वो जिन गलियों में जिन रोडों में गए वहाँ पर वही गलाजत थी, वही कचरे का ढेर था, वही भरे हुए नाले थे। इसका मतलब आप वज़ीर आला की अप्रोच की भी तारीफ करें ना। हाँ, मैं मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनकी सोच जो पॉजिटिव है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो इनका स्टाइल है, जो इनका अंदाज है, जिस तरह ये काम कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ, देखें आज एहतजाज रोडों पे ये कर रही है इंतजामिया, खाकरों भी एहतजाज करेंगे, हम 18 घंटे काम नहीं कर सकते। इस चीज़ का एहतजाज होना एक अच्छा साइन है कराची वालों के लिए। तो इन जैसे 10, 12, 15 लोग चाहिए कि दुनिया के तीसरे बड़े शहर को दोबारा इसकी रौनकें बहाल करें। आज मैं उस कराची में बैठा हूँ, आप उस कराची में बैठे कि पिछले 7 दिनों से कायदाबाद के ऊपर 2-2 फीट पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पर ट्रक उल्टे पड़े हुए, गिरे हुए, उनके अंदर जो सामान है वो पड़ा हुआ है, लोग घुटनों घुटनों पानी में से गुजर के जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सारी लाइनें चौक हैं। आप इस वक्त जिस जगह खड़े, यहाँ पर कल हमने सड़क डाली है, हमने वो जो अस्तरकारी होती है वो हमने अपने हाथों से की, अपने अखराजात से की। व्यूअर्स को बता दें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। इस वक्त आप फेडरल एरिया ब्लॉक 20 में खड़े हैं और हमने जो हमारी नई मुहिम है जेडीसी और जुनैद जमशेद की, हमसे कराची, उस मुहिम के तहत हमने ऐलान किया था कि हम इस सड़क का एज अ प्रोटेस्ट इस सड़क की अस्तरकारी करेंगे, तो वो हमने कल रात भर की है। इसके अंदर हमारे साथ IBA के तलबा तालिबात थे, कराची यूनिवर्सिटी के बच्चे थे। ठीक है, आपने एफर्ट की, इस तरह और लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से इंडिविजुअल्स जो आगे बढ़े। मैं अपने व्यूवर्स को जो पाकिस्तान में और दुनिया भर में इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ये क्यों ज़रूरी है कि कराची के लिए ख़ासतौर पर हमने नौजवानों को और सिविल सोसाइटी को जमा किया और इस पर आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि ये शहर जो है ये इंजन है पाकिस्तान का। ये चलेगा तो पीछे जो डब्बे लगे हुए हैं, सारी शहर हैं, वो चलेंगे। और अगर इस शहर के इंजन में कचरा आ जाएगा, शहर को साफ नहीं किया जाएगा, शहर का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो फिर जो है पूरा पाकिस्तान कैसे चल पाएगा? तो हम दर्द रखते हैं कराची के शहरी जो हैं कि पाकिस्तान जो तरक्की करे, ये शहर तरक्की करे और उसके लिए जो हुकूमत को जगाया जाए। तो आप समझते हैं समर अब्बास साहब की हुकूमत अब जाग गई है? देखिए, आपने अभी पहला जो सवाल किया कि हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत एफर्ट्स है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि एक क्रिकेट के छोटे से मैदान को फतह करने के लिए भी ना एक कैप्टन सब कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए भी एक टीम एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक्चुअली अकेला CM बेचारा जो है वो जितनी भी उनमें एफर्ट्स हों, अगर उनकी टीम सिलेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, जो लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसमें।
आप देखिए 8 साल का जो कचरा और गंद और मुसीबतें इस शहर के साथ हुई हैं वो 18 महीने में आप नहीं कर सकते हैं। उससे क्या होगा प्रॉब्लम। लेकिन वज़ीर आला एक बात कह रहे हैं कि वो एक डायरेक्शन सेट कर जाएंगे और इस हद तक वो काम कर जाएंगे कि फिर उससे कोई जो है ना यू टर्न नहीं ले सकेगा, इस जगह पे वो जो है पहुंच जाएंगे। अच्छा, उससे पहले जो आप बात कर रहे थे समर, मैं ज़रूर ये बात शेयर करना चाहूँगा कि कराची में एक तब्दीली ये आई है पिछले 2-3 सालों के अंदर कि एक वक्त था कि सिर्फ तनकीद होती थी, चाहे सोशल मीडिया पर हो या कहीं मुजाहिरों के अंदर हो, लोग तनकीद करते थे कि जनाब लोकल गवर्नमेंट नहीं है, या जो है वज़ीर आला कुछ नहीं कर रहे, या जो है बल्दियात का मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहा। अब तब्दीली ये आई है कि लोगों ने तनकीद के साथ साथ ये भी कहना शुरू किया कि कोई कुछ नहीं कर रहा तो हम कुछ करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आप लोग आगे बढ़े। ऐसे ही और बहुत सारे लोग हैं, उन सबका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है कराची के अंदर सिविल सोसाइटी की, खासतौर पे एनजीओज की, मुख्तलिफ रफ़ाई इदारों की, मजहबी इवन इदारों की, कि जो आगे निकले हैं और उन्होंने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे। जी, अब आप कंटिन्यू करें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपने बहुत वैलिड बात की है कि लीड बाय एग्जाम्पल जो है ना, जैसे अभी जुनैद जमशेद और जेडीसी ने देखा कचरा बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पर, और आए दिन टीवी पे आप लोग ऑब्वियसली आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा था हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और ये रियलाइज़ करवा रहा था गवर्नमेंट को कि यहाँ कचरा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। लिहाजा इस मुतवस्सत तबके के चंद जवानों ने बैठ के ये डिसाइड किया कि हम खुद निकलते हैं और हम इसको साफ करते हैं, बजाय ये कि हम प्रोटेस्ट करें, क्रिटिसिज्म करें। कराची में क्या कुछ होना चाहिए ये भी हम जरूर इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आज मेज़बान नहीं हूं, मैं आपके साथ एक मेहमान ही हूं। यानी जैसे आप जो है वो अपना इजहार ख्याल करते जा रहे हैं कराची के लिए, तो मैं भी बड़ा दर्द रखता हूँ कराची के लिए, तो आपके साथ साथ जो है आपके साथ साथ मैं भी आवाज़ उठाता रहूँगा आज के प्रोग्राम में, और जो कुछ हो सकता है मैं कहता रहूँगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो 3 महीने पहले कैंपेन कराची के लिए अनाउंस किया है, ये बहुत खुश आइंद है, और यूथ पार्लियामेंट अगर इस तरह करेगी और आगे बढ़ेगी तो ये बहुत बड़ी जीत है कि आप लोग भी सोच रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, और अब सारी एनजीओ ये काम कर रही हैं। देखिए, हमारा एनजीओ का काम नहीं था कि हम सड़कें बनाएं, हम कूड़ा साफ करें, हम करप्शन को रोकें, हम आवाज़ उठाएं कि जी इस टेंडर में आप 20 करोड़ पर रिश्वत क्यों मांग रहे हैं, या इस टेंडर की पेमेंट नहीं होगी, आधा पैसा रिश्वत दिए बगैर। ये हमारा काम नहीं था। हमारा काम था तालीम, सेहत, रफा, इन सब रिफाई कामों, इन सब तरफ हमें तवज्जो देनी थी। लेकिन चूंकि इतना ज्यादा गंदा हो गया हमारा सिस्टम, चाहे कोई भी एनजीओ, अब उसको इस तरफ आना पड़ेगा। अगर हम लोग आएंगे तो एज अ प्रोटेस्ट हम सारे काम कर रहे हैं और यूथ कर रही है इंशाल्लाह। और आए हैं, कराची के शहरी आए हैं, कराची के इदारे आए हैं, कराची की दीवारें जो कि कभी बहुत बुरी महसूस होती थी, उसमें बड़े डिफरेंट टाइप की ऐसी बातें लिखी होती थी जिन्हें आप पढ़ भी नहीं सकते, बयान भी नहीं कर सकते। वहाँ पर आप देखें आज कितना खूबसूरत आर्ट वर्क आपको नज़र आता है। कराची में शजरकारी मुहिम के अंदर जो है सिविल सोसाइटी आगे बढ़ी है, कराची की सफाई के अंदर सिविल सोसाइटी आगे बढ़ी है। तो अब तो हुकूमत का काम है कि हुकूमत इस सिविल सोसाइटी का हाथ पकड़े और कहे कि ठीक है, आप और हम मिल के जो है शहर का गंद सब साफ करेंगे, और ऐसा होना चाहिए। नए वज़ीर आला से बहुत उम्मीदें हैं। क्या कुछ होना चाहिए कराची में, कराची के शहरियों की क्या आवाज़ है, यहाँ जो सिविल सोसाइटी मेरे साथ है इनसे जानूंगा ब्रेक के बाद। सवाल है पाकिस्तान का। गुज़िश्ता 60 बरसों। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का, जिसके लिए आज हम आवाज़ उठा रहे हैं और नए वज़ीर आला से क्या उम्मीदें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हसरत तनोली साहब, आप बताइए जनाब, कराची के लिए आपकी क्या हसरत है, क्या ख्वाहिश है, और नए वज़ीर आला से क्या उम्मीदें हैं? मैं नए वज़ीर आला साहब के हवाले से ये बात करना चाहूँगा कि जैसा भी इनके लास्ट टाइम उसमें दौर इक़्तिदार में ये बारिश हुई है कराची के अंदर, जो आपने पुराने गोली मार का मंजर देखा होगा, और कराची में अभी भी आप मीडिया के आप बेहतर जानते हैं कि कितने एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी बारिश का पानी जमा है। और पुराने गोली मार के अंदर तो हद ये हुई है 2 दिन से 3 दिन जो है मस्जिदों और इमामबारगाहों में नमाज नहीं पढ़ी जाती। जी सैयद तालिब रज़ा साहब, फरमाइए क्या दर्द दिल रखते हैं कराची के लिए आप? आपने बात की सीएम जो आए हैं सिंध, ये अप्रोच के एक दिन एक हीरो की तरह, वो एक फिल्म के हीरो की तरह निकले और एक रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ता चेंज कर लिया। कराची एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मांगता है। आपने समंदर की बात की, समंदर का मसला एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग मांगता है। आप इंडिया में गोवा को अगर आप देखें तो उन्होंने समंदर को एक ऐसा रिजॉर्ट बना दिया है, एक ऐसी चीज़ बना दी है जो उनके लिए, उनके टूरिज्म के लिए अट्रैक्शन है। यहाँ पे समंदर में हमें मैंग्रोव्स प्लांट करने चाहिए थे। हम देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, मैंग्रोव्स नहीं लगाए गए। कुछ कॉर्पोरेट्स ने आगे आके कराची में कुछ मैंग्रोव्स लगाए। कराची का समंदर जिसको एक अट्रैक्शन होना चाहिए था, वो हमारे लिए एक थ्रेट बन गया। यानी कराची में सुनामी आता है, आपने मैंग्रोव्स प्लांट नहीं किए जो रोकते हैं सुनामी की वेव्स को, हम वो प्लान नहीं कर रहे हैं। या कराची की ड्रेनेज का मसला है,
कराची ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल हाई राइज हो रहे हैं, तो कराची का जो ड्रेनेज है, एक वक्त अगर सी लेवल राइज होते हैं, यही ड्रेनेज आपके घरों में बैकफायर कर जाएगा और घरों में वही पानी आने लगेगा। बिल्कुल। तो और क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इस हवाले से कुछ नजर नहीं आता। बहुत पुरजोर अंदाज में बज रही है, जैसा आपने इशारा दिया है। और जो क्लाइमेट चेंज का इशू है उसमें कराची जो है मोस्ट टारगेट पर मौजूद है। काजिम अली साहब, ये कह देना, नसीहतें कर देना हुकूमत को, बुरा भला कह देना, ये सब कुछ ठीक है। कुछ लोग जो निकले हैं उनकी तारीफें मैंने भी अभी बहुत की हैं, लेकिन अवामी सतह पे आप क्या समझते हैं कि नौजवान या किसी भी तबके के लोग जो हैं वो खुद जो है कुछ ख्याल कर रहे हैं कि जनाब हम कम से कम शहर के लिए मुश्किलात का बाइस ना बने? आवाम के अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं है। आप अपने घर की गंद बाहर गली में डालना पसंद करते हैं, आप फ्लैट से निकल के डायपर नीचे फेंकना पसंद करते हैं। हम चाहते नहीं है अपने घर से बढ़कर कोई काम करें। हम कराची को ओन नहीं करते, कराची को हम एक बेवा दुल्हन की तरह देखते हैं कि जिससे सब हमदर्दियां जरूर जताते हैं, लेकिन कोई मदद करने आगे नहीं बढ़ता, कोई अपनाता नहीं है। तो जब तक कराची को हम अपने घर का नहीं समझेंगे, कराची को हम अपना घर नहीं समझेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कराची को उसी तरह साफ करना है जिस तरह हम अपने घर में अपने कमरों को साफ करते हैं, कराची को उसी तरह अपनी पहचान बनानी है जिस तरह हम अपने घर को अपनी पहचान बनाते हैं, अपने सोशल स्टेटस का पहचान बनाते हैं, तब तक कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। बिल्कुल। और ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ये एक महज़ब कौमों के लिए एक बड़ी नॉर्मल बात है। ये जिन ममालिक में आप जाएं, जिन्हें आप महज़ब कंट्रीज़ कहते हैं, वहाँ किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ के कवानीन ज़रूर सख्त हैं, लेकिन महज़ब कौमें जो हैं उनका एक लाइफ स्टाइल होता है, और उनके लाइफ स्टाइल में ये चीज़ें शामिल होती हैं जो कि हमें लानी चाहिए, और हमें अपने बच्चों के अंदर स्टार्ट से ही ये चीज़ें डालनी चाहिए कि हम अपने शहर का कुछ ख्याल रखें। तो आप बताएं जनाब, आप कुछ ख्याल रखते हैं जनाब शहर का अपने? हम लोग खुद, जो आवाम है वो खुद कम नहीं कर सकती, इसके लिए ना गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा। देखिए, हम जाते हैं कोई शॉपिंग करने, कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, हमको वो मिलते ही पॉली बैग के अंदर ही है। अगर वो इसको चेंज करेंगे, जैसे एक दौर में मैंने सुना था ऐसा हुआ था कि पॉली बैग के ऊपर बैन लगाया गया था, मगर कुछ दिनों के लिए हुआ, और इसके पीछे या माफिया है या क्या है समझ में नहीं आता कि दोबारा से आपके सामने मार्केट में हर चीज़ पॉली बैग में ही मिलती है। जब तक ये पीछे से बैन नहीं होगा ना, तो ये आम आवाम कंट्रोल। इसके लिए हम भी ये कहना चाहेंगे, और यूरोप के बहुत से मुल्कों के अंदर ये बैन है, और उसमें तरीक़ेकार यही होता है कि जो कपड़े के जो थैले होते हैं, शॉपर्स होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं, वो एक दफ़ा आप खरीद लें, वो लॉन्ग टर्म चलते हैं। अपने जब आप शॉपिंग सेंटर्स जाएँ, खुद अपना थैला अपने साथ लेके जाएँ, ठीक है, और कोई भी थैला जो है सेल ना करे, और वहीं उसी के अंदर आप चीज़ें ला के रखें और संभाल के रख दें, और नेक्स्ट टाइम आप फिर भी रोड ले जाएं। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें लेने पड़ेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, मैं कुछ टाइम दुबई में भी रहा हूँ, वहाँ पे मैंने अपने, कहना तो नहीं चाहिए, अपने पाकिस्तानी भाइयों को भी देखा है कि वहाँ पे वो बनाना खाते हैं, उनके हाथ में उसका छिलका होता है, और वो रोड पे नहीं फेंकते हैं। जब तक उनको डस्टबिन नजर नहीं आएगा ना, वो डस्टबिन में जाके, वो कानून की इम्प्लीमेंटेशन है, सख्ती है। तो बिल्कुल इस तरह से हमारे पास भी यहाँ पे होना चाहिए, कुछ ना कुछ सख्ती यहाँ पर भी होनी चाहिए। लेकिन कहा जाता है, थैंक यू, आप तशरीफ रखें, कि सख्ती वहीं अच्छी लगती है जहाँ पर आप पहले बेसिक राइट्स देते हैं। एक शख्स जो है वो उसका सेहत का मसला हल नहीं हो रहा, उसका बेटा, उसका बाप जो बीमार है, उसको दवा नहीं मिल रही, उसको सरकारी अस्पताल में जो है वो कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, और फिर आप उससे कहेंगे कि जनाब ये कचरा ना फेंको सड़क पे, ट्रैफिक का सिग्नल ना तोड़ो, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक शख्स है, उसके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ वो फीस नहीं दे पा रहा है, उसके लिए मुश्किल हो रही है। एक तालीमी निज़ाम नहीं है, आपको पता है तालीम कितनी महंगी हो गई है, और फिर आप उससे कहें कि भाई कचरा ना फेंको और जो सिग्नल पे रुक जाओ, वो अपना गुस्सा वहीं आके उतारेगा। तो हमें वो जो सख्ती आप कह रहे हैं ना, वो करनी है, लेकिन उसके साथ साथ फर्स्ट सिटीजन के जो राइट्स होते हैं वो भी देने होंगे, लोगों को बुनियादी सहूलतें देनी होंगी, उसके बाद फिर हम कहते हुए वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का, जहां आज हम मौजूद हैं। आवाज़ यहां पर सिविल सोसाइटी उठा रही है, कराची के मसाइल हल होने चाहिए, और बिल्कुल हल होने चाहिए, क्यों नहीं हल हो रहे हैं। ये सवाल जो है आज वज़ीर आला सिंध जो कि नए आए हैं अब, उनके लिए भी एक सबसे बड़ा सवाल बन गया है, और आवाम उम्मीद रख रही है ज़फ़र साहब कि ये थोड़ा सा टाइम रह गया है, लेकिन इस टाइम के अंदर जो है ये कुछ ना कुछ जो डायरेक्शंस मिलेंगी। आप बताएं जनाब, आप क्या चाहते हैं, आप क्या करने के लिए मैदान में उतरे हैं? ये पीछे जो हम देख रहे हैं ये क्या है, और ये क्या आपने स्ट्रगल शुरू की है? देखिए, स्ट्रगल ये शुरू की है
जुनैद जमशेद साहब और जेडीसी ने मिलकर हमसे कराची मुहिम लॉन्च की है। इसके अंदर हम काम करेंगे स्कूलों में, अस्पतालों में, जहां पर टीचर नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं है, डिस्पेंसरियों में दवाइयां नहीं है। जिस किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, रिश्वत का जोर है, पुलिस वाले कहीं परेशान है, कहीं पुलिस वाला लोगों को परेशान कर रहा है। जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम वहां पर सिविल सोसाइटी को अपने साथ लेकर बाकायदा रोडों पर उतरेंगे और हुक्काम बाला की तवज्जो दिलाएंगे और एक आम शख्स को इंसाफ दिलाएंगे। सर ये एक बात और बस कुछ लोग कहते हैं, तनकीद भी करते हैं कि एनजीओज जो हैं ये काम इसलिए करती हैं, अपनी मशहूरी के लिए करती हैं। सही। कुछ लोग मशहूरी के लिए करते हैं, कुछ लोग पैसे बनाने के लिए करते हैं, लाइमलाइट में आने के लिए करते हैं। देखिए हमने तो रिजवान भाई जब ये मुहिम शुरू की उसके बाद से 12 दिन तक तो हमें मीडिया ने दिखाया ही नहीं। अगर तो मशहूरी की बात थी तो एक दिन में हमारा लाखों रुपए लग रहा था, हम फिर ये काम छोड़ देते हैं। हमने इस काम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना था। इसके अलावा आप जोसेफ कॉलोनी का वाकया देख लें, आप अब्बास टाउन ब्लास्ट देख लें, जहां भी जेडीसी उतरी है हमने जो काम बोला है वो हमने फिर करके दिखाया है। इस वक्त इतना ड्राई, इतना खुश्क सब्जेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर आप इस पे कराची में काम करने उतरे तो आपको अंदाजा होगा बगैर किसी गैर मुल्की इमदाद के आप काम नहीं कर सकते। हमने तो आज तक किसी भी गैर मुल्की इदारे का आगे हाथ नहीं फैलाया और अगर हमें किसी ने ऑफर भी की इंटरनेशनल एनजीओ ने तो हमने मना कर दिया। हम कमिश्नर साबिक कमिश्नर कराची शोएब सिद्दीकी साहब के साथ 3 साल हमने इस कराची में काम किया है कि कौन सी बिल्डिंग मखदूश है, कहां आग लगने के बाद क्या नुकसान हो सकता है, कौन सी हंगामी सूरत हाल है। एक एक इदारे से मिले, 213 इदारों को हमने मिला दिया, क्या फायर ब्रिगेड, क्या केपीटी, क्या। ठीक है। अच्छा देखिए ये असल काम जो है बल्दियात का है, ठीक है ना। और कितनी भी एनजीओज हैं या इंडिविजुअल्स हैं या इदारे हैं, ये 2 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है। आज अगर इधर सेंसस हो जाते हैं और हम ये मुतालबा करने चाहेंगे कि पूरे पाकिस्तान में जल्द से जल्द मरदमशुमारी होनी चाहिए, तो ये दुनिया का दूसरा बड़ा शहर बन जाएगा कराची। इतना बड़ा शहर जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा शहर जो है तकरीबन बन चुका है, सेंसस पे बाकायदा तौर पर सामने भी आ जाएगी ये चीज़। तो ये तो जब तक हुकूमती मशीनरी ना हो, आपका अपना कंट्रीब्यूशन अपनी जगह है, मशीनरी है और वो काम ना कर, मतलब मशीनरी का जो हाल है, कैसे काम करेगी, मशीनरी का जो हाल है वो भी हमने कई बार अपने प्रोग्रामों में दिखाया है, जिस तरह की वर्कशॉप में जो गाड़ियां मौजूद हैं, जो सिस्टम मौजूद है। तो असल चीज़ तो ये है कि एक जो प्रेशर ग्रुप्स हैं सारे, आपका भी एक प्रेशर ग्रुप ही है, वो बल्दियात को एक्टिव करें कि वो खुद जो है काम करें। मैंने बोला ना, अभी वजीर आजम साहब आ रहे हैं, हमारा सिविल सोसाइटी का प्रोटेस्ट है ये। आपने कराची पाकिस्तान लीगली क्या कर सकते हैं? लीगली मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटे से देहात में आपने लोकल बॉडी सिस्टम मुतारिफ करा दिया, उसके मेयर को इख्तियारात दे दिए। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जो मेगा सिटी है, जो पाकिस्तान को चला रहा है, उसके मेयर को उठा के आपने जेल में डाल दिया। आप इनको इख्तियारात ही नहीं दे रहे 1 साल से। तो जब इख्तियारात ही, अच्छा अब हम इनके लिए आवाज उठा रहे हैं, बेशक इनको इख्तियारात मिले और ये काम करें। हम है सिविल सोसाइटी, जहां भी हमें नकाइस नजर आएंगे हम खड़े होंगे, हम आवाज बुलंद करेंगे। आपके सामने सबीन महमूद है, आपके सामने खुर्रम ज़की है। हम सिविल सोसाइटी सेफ नहीं है, हम जो रोडों में निकले हुए हैं, हमें भी दहशतगर्दी का सामना है। पायलट इंजीनियर आपके सामने मौजूद है, खातून। काम करना बहुत मुश्किल है और हर उस सब्जेक्ट में आप इस एक सड़क पे खड़े हो जाइए, भाई सड़क क्यों नहीं बन रही, तो मालूम होगा जी इसका ठेका जो दिया गया था 5 साल की गारंटी थी इसकी, तो ये 2 महीने में कैसे टूट गई। भाई आपने 10 करोड़ के ठेके में 8 करोड़ रुपए रिश्वत ली है, तो जब 8 करोड़ रुपए आप रिश्वत ले लेते हैं ठेका देने के बाद, तो 2 करोड़ में अगला सड़क क्यों बनाएगा जिसके 10 करोड़ लगे, वो 2 करोड़ अपनी जेब में डालेगा, कागज की सड़क बना देगा। तो मसला है पूरा सिस्टम तबाह बर्बाद है, उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। और जब तक आवाम खुद अपने हकूक के लिए आवाज नहीं उठाएगी, आज हमारे साथ यूथ है, हम बगैर घबराए किसी भी टॉपिक पे निकल खड़े होते हैं, चाहे वो शिकारपुर में वाकया हो, चाहे वो कराची में हो, चाहे जोसेफ कॉलोनी में हो, चाहे वो पेशावर चर्च ब्लास्ट ही क्यों ना हो। काम हुकूमत का है, पूरा चर्च उड़ा दिया गया धमाके में, वो 90 कब्रों के लिए 27 लाख रुपए कहां से लाएगा। तो बात ही आवाज तो उठानी पड़ेगी। ठीक है जनाब जफर साहब, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। और ये इश्यूज़ जो हैं मौजूद हैं, ये इश्यूज़ मौजूद हैं, बेइंतहा इश्यूज़ मौजूद हैं। समर साहब आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। अगर यानी एक तो वो जो रिवायती जुमला होता है ना कि हम अंडर डेवलप कंट्री हैं और हम एक गरीब मुल्क हैं, जिस तरह की करप्शन होती है और जिस तरह के शाहाना हम अखराजात देखते हैं, उसमें तो कहीं नहीं लगता कि हम जो है गरीब मुल्क हैं। वही पैसा जो है अगर वाकई में हम काम करने वाले हों और हम आवाम की खिदमत में लगा दें तो पैसे की कमी नहीं है। आप क्या समझते हैं, क्या पैसा रुकावट है क्या कि खिदमत करने के लिए, ये तमाम मसाइल हल करने के लिए? समर साहब नहीं रिजवान साहब, मैं ये समझता हूँ कि हमारे अंदर जो यहाँ प्रॉब्लम है गवर्नमेंट में, पैसा नहीं है बल्कि विल का इशू है। मेरे ख्याल में विल नहीं है इनके अंदर, ये चाहते नहीं है कि कुछ हो। अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो इनके दरबारों पर कैसे लोग जाके हाजिरी दिया करेंगे, इनके मोहताज कैसे रहेंगे, इनके जो है पैर कैसे पकड़ेंगे, इनके कदमों को कैसे छुआ जाएगा। मेरे ख्याल में जहाँ आप बात करते हैं, हम देखें हमेशा इनको क्रिटिसाइज करते रहेंगे। हम आपने जो बात की ना कि हम मोटिवेट करेंगे लेकिन हम मोटिवेट कम करेंगे, उसकी वजह एक है। उसकी वजह यह है कि इनको खुदा ने इख्तियार दिया है
ठीक है, जब इनको इख्तियार दिया है तो इनकी अकाउंटेबिलिटी एक आम सिविलियन की निस्बत ज्यादा है। हम इनको हमेशा पुचकारते नहीं रहेंगे, प्यार नहीं करते रहेंगे, आपने बहुत अच्छा काम बात है, किया। ये हमारा हक है। ये हमारा हक है। आज हर शख्स जो है वो अपने मोबाइल में चार्ज करता होगा जब पैसे, तो उसे अंदाजा हो जाता होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में कितना हुकूमत के पास जा रहा है। आपके पास यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं तो उसमें कितना इनडायरेक्ट टैक्स में आप दे रहे हैं। आप एक गरीब आदमी भी मोटरसाइकिल लेके जाता है, अपना पेट्रोल डलवाता है, वो आ जाए या बड़ी सी बड़ी गाड़ी आ जाए, कितना जो है वो टैक्स जा रहे हैं। यानी ये सरकार जो है आपके और हमारे पैसों से चल रही है, तो हमारा हक बनता है कि हम सवाल करें कि भाई हमारे लिए आप क्या खिदमत कर रहे हैं, हमें जवाब दें। सरकार जो है वो पैसों से चल नहीं रही है, बल्कि सरकार आपके और हमारे गरीबों के पैसों से अय्याशी कर रही है। अभी तक तो पोजीशन ये है हमें। देखिए, हमारी कौम जो है ना बहुत ही जज्बाती और बहुत अच्छी कौम है। ये जो पाकिस्तानी कौम है, ये एक दिन के अंदर किसी को देख के अपना बादशाह बना लेते हैं और आइडियल बना लेते हैं, और फिर जाहिर है मायूसी भी वैसे ही होती है इनको। ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप रोड पे आए, आपने काम किया, बहुत अच्छा किया, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि आपका मेडिकल फैसिलिटीज़, आप अपने सिविल हॉस्पिटल्स को जाके देखिए, गटर के अंदर वहाँ पर उनके पेशेंट्स के अटेंडेंट बैठे हुए बेचारे वहाँ सो रहे हैं, वो उनके पास पीने का साफ पानी नहीं है, अच्छा पानी नहीं है। आप जेलों की कंडीशन देख लीजिए, आप जो है वो अपने तालीमी इदारों में चले जाएँ, गवर्नमेंट स्कूल यहाँ से ख़त्म होते चले जाए। गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है। सर कोई पैसे का इशू नहीं है सर, किसी चीज का इशू नहीं है। देखें, ये एक ट्रेंड सेट करके दिया है अभी जुनैद जमशेद और ये जफर वगैरह की टीम ने, जेडीसी ने, कि पैसा इशू नहीं है, सिर्फ विल इशू है। आपने झाड़ू लिए, आपने बेलचे लिए और आप रोड के ऊपर निकल गए। खुदा ने भी इनकी मदद की और खुद अवाम ने मदद, लेकिन बस थोड़े दिन तक चलती हैं, उसके बाद जोश ठंडा हो जाता है और लोग जो है अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। ऐसी कैंपेन जो हमने शुरू की, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में 60 सालों में नहीं हुई। हमारी इस पूरी कैंपेन नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारी कैंपेन में हैवी मशीनरी यूज हुई। वो मशीनरी यूज हुई जिसका एक आम कॉन्ट्रैक्टर को रेंट मालूम है 1 घंटे का 3000 रुपए रेंट है। हमारी मशीनरी में वो डंपर यूज हुए जिसका एक दिन का रेंट 24,000 रुपए है। अगर एक दिन में 10 डंपर चलने तो 2,40,000 रुपए से उस डंपरों का रेंट है। अगर हम ये मजाक कर रहे होते एक दिन चलता, 15 दिन तक नहीं चल सकता था। इस पूरी मुहिम के पीछे हमारी बहुत मेहनतें, डोनर से मुलाकातें। कितने सालों तक चल सकता है? नहीं, ये तो 15 दिन की मुहिम थी, सफाई प्रोटेस्ट, एज अ प्रोटेस्ट मुहिम थी। देखिए, हम उस शहर में रहते हैं जिस शहर की जो आम जरूरियात खत्म हो गई ना, 15 दिन की थी, खत्म हो गई। अब हम दूसरी मुहिम में आ गए। यही कह रहा हूं ना कि चीजें थोड़े दिन, लेकिन हमने जगाया। हमारा मकसद सफाई करना नहीं था, हमने पहले बोला था। 15 दिन में कौन जागेगा? जगाया आपके सामने, वजीर आला जागे, वजीर आला ने 2 घंटे की मुलाकात की, अगले दिन एक्शन नजर आया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार सिंध के वजीर आला ने 8 बजे सुबह मीटिंग कॉल की और 8 बजे मीटिंग शुरू हो गई। उसमें हमें बुलाया गया था, हम नहीं गए क्योंकि हम इनकी मीटिंग में बैठ के क्या करेंगे। देखिए, इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं और आप जो अपनी जरूरी, जो हमारी जिंदगी की जरूरियात है, जिंदगी, लाइट, बिजली, इस कराची में हम भत्ता दे रहे हैं। कुछ सियासी लोगों से कुछ तवक्कुआत हैं जनाब, बताएं, फरमाएं। सवाल ये है कि 8 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, उन 8 सालों का फंड कहाँ गया? पहला तो सवाल ये है, ये किया जाए। वो इदारे कहाँ गए जो उनसे ये पूछा जाए कि ऐसा कोई इदारा नहीं जो पूछे कायम अली शाह से, जो उससे पहले थे, कि भाई जो 8 साल से फंड थे और अब हमें क्यों उम्मीद लगानी पड़ी है, ये नौबत क्यों आई? ये सवाल है। सवाल है पाकिस्तान का, बिल्कुल सही सवाल है। इस सवाल को उठाना चाहिए। क्यों कराची के साथ साजिश की जा रही है? कराची से लेकर सक्कर तक चले जाएं, यही हाल है, यही कचरे के ढेर हैं, यही पानी खड़ा हुआ है, गटरों का कोई काम नहीं है। असेंबली में तकरीरें करवा लें कि सिंध हमारी माँ है, सिंध हमारी ये है, सिंध हमारी वो है, पर काम कोई अपनी माँ के साथ ये सलूक करता है? मेरा सवाल ये सारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से। ठीक है नाज़रीन, अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद लास्ट सेशन में यहाँ जो सिविल सोसाइटी के दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कराची को ये देखना कैसे चाहते हैं इन अ लॉन्ग रन, जो है 4 साल में, 5 साल में। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है शहर कराची का। अब हम इस सेशन में बात करना चाहेंगे कि यहाँ जो मेरे साथ आज सिविल सोसाइटी मौजूद है, ये कराची का मुस्तकबिल देखना कैसे चाहती है। जनाब तालिब रजा साहब, क्या ख्वाब रखते हैं आप? पहले तो ये है कि कराची को कराची की आइडेंटिटी दी जाए। कराचीइट्स का प्रॉब्लम ये है कि आप एक प्रोटेस्ट करते हैं जिसमें आप कहते हैं एहलियान कराची, तो एहलियान कराची को टैग कर दिया जाता है, मंसूब कर दिया जाता है कि किसी सियासी तंजीम का प्रोटेस्ट है जो कवर लेके कर रही है। कराची की सिविल सोसाइटी को वाइब्रेंट होना पड़ेगा और एक पैसिव रेजिस्टिव फोर्स बनना पड़ेगा, एक ऐसी रेजिस्टिव फोर्स जो हर मसाइल, हर मसले पे कराची के लिए खड़े हो। वो सफाई का मसला एक मसला है, एजुकेशन का मसला एक मसला है, हमारा अदालती निज़ाम इस्तेसाल का एक पूरा निज़ाम है जिसके खिलाफ आवाम को, सिविल सोसाइटी को, एनजीओज को खड़ा होना पड़ेगा। आपने बात की कि कुछ एनजीओज खड़ी होती हैं जो उनके कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये कब तक मसाइल रहेंगे? जब तक हमारी जेन्युइन एक आम आदमी इस शहर का अपने आप को एसोसिएट नहीं करेगा और मसाइल के लिए खड़ा नहीं होगा। ये एलिटिस्ट फिनोमेना रहेगा सिविल सोसाइटी, अनलेस एक आम आदमी
जो हम आम आदमी इन द कोटेशन मार्क्स कहते हैं, वो जब तक खड़ा नहीं होगा, जब तक वो अपने आप को एसोसिएट नहीं करेगा, जब तक हम नजरियात अकीदों की बुनियाद पे तकसीम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कराची के लिए आज जेडीसी खड़ी हुई है, या जुनैद जमशेद साहब खड़े हुए हैं, या उससे पहले और दीगर लोग खड़े हुए हैं, जब तक हम कराची की आइडेंटिटी लेके खड़े नहीं होंगे। कासिम, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूं। असल ताकत नौजवान है कराची की, लेकिन नौजवान जो है वो भी वो जो प्रोफेशन अख्तियार कर रहा है, वो प्रोफेशन नहीं है कि जिससे साथ साथ शहर की तरक्की हो जाए। मसद कितने लोग हैं जो लॉयर्स बनना चाह रहे हैं, या जो ब्यूरोक्रेसी में यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल्कुल, या जो है वो सियासत में आना चाह रहे हैं, या जो है वो उन शोबों में आना चाह रहे हैं जहाँ से डायरेक्टली जो है शहर को फ़ायदा पहुँचे। हमारे पास मसला ये है कि अगर कोई गलती से पढ़ना चाहता भी है तो उसको बताया जाता है कि तुम्हें 20-20 हज़ार की एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है। तुम्हें जब सिंध बोर्ड में आप गवर्नमेंट लेवल पे आप देख लेंगे किस तरह एजुकेशन सिस्टम है। सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से शहर है कराची, और यहाँ पे आप देख लें पब्लिक सेक्टर में एजुकेशन डिपार्टमेंट्स कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कराची में पब्लिक सेक्टर के हैं। अब जब पब्लिक सेक्टर में यहाँ एजुकेशन नहीं होगी और जितनी है वो गैर मेयारी, उसको कोई दुनिया में कोई स्टैंडर्ड नहीं मानता, तो आप वहाँ पर आपके प्राइवेट सेक्टर्स आएंगे। प्राइवेट सेक्टर्स कर क्या रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ पैसे कमा रहे हैं। गरीब का बच्चा जो बेचारा ना केजीएस में पढ़ सकता है ना किसी एलिटिस्ट स्कूल में पढ़ सकता है, वो पब्लिक स्कूल जाता है। पब्लिक स्कूल में उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको उर्दू तक नहीं आती, उसको नहीं आता एक सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है, उसको फ्री थिंकिंग नहीं आती, उसको ये नहीं समझ आता कि वो सोचे किस तरह, सवाल किसके कहाँ उठाए और किस तरह सोचे। आप उस नौजवान से किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मुल्क की मशल उसके हाथ में लाके खड़ा करेंगे, जबकि आपने उसको इस मुल्क की बागदौड़ संभालने के लिए तैयार ही नहीं किया। मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ सर। अब ख्वाबों की तरफ मैं जानना चाहूँगा, कराची के जो ख्वाब हैं, जो आप देख रहे हैं, कि क्या क्या चीज़ें चाहते हैं? आप चाहते हैं जनाब कुछ फ़ौरन जल्द से जल्द हो जाए? हसन साहब। सर, जैसा कि आपको पता है, कराची माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान का दिल कहलाता है, हब, बिजनेस हब कहलाता है कराची, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची जनरेट करता है। पहले कराची 1 करोड़ आबादी का शहर था, तब भी यही सहूलियात थी। अब वही सीवरेज के लाइनें हैं, वही आपके केसी का सिस्टम है, वही स्कूल, वही हॉस्पिटल, वही सारी चीज़ें, और अब कराची 3 करोड़ आबादी का शहर हो गया। और अगर आप सालाना एवरेज देखेंगे तो हर साल 5 लाख अफराद पूरे पाकिस्तान में से यहाँ पे आते हैं अपने रोज़गार के लिए। कोई रैश के लिए आते हैं, कोई रोज़गार के, लेकिन वो कराची में ही आते हैं। हर साल 5 लाख आ रहे हैं। फिर यहाँ की इस टाइम पे जो आप वो देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, जो सीवरेज की लाइनें, वो आज से जो 50 साल पहले बनी थी, आज भी वही लाइनें हैं। और उसके अंदर पहले उस प्लॉट पे जो है, एक प्लॉट पे जो है 4 लोग रहते थे, आज वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, और उधर जो है अब जो 1000 लोग रह रहे हैं, और नीचे लाइन वही है। लाइनें बिल्कुल हंगामी। ये आप चाहते हैं कि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नए सिरे से इसका आगाज होना चाहिए। और कराची में इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है, और कराची इतना रेवेन्यू भी देता है, और कराची में इतनी बड़ी बिजनेस कम्युनिटी भी है कि अगर हुकूमत आगे बढ़े और विल नजर है हुकूमत की, तो ये काम नामुमकिन नहीं है। इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जो एरियाज के नुमाइंदे, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो लोकल सतह के ऊपर है, लोकल बॉडी जिसको कहा जाता है, उनको कोई इख्तियारात ही नहीं दिए जा रहे हैं। सारे के सारे इख्तियारात आपके MNAs MPs के पास हैं। MNAs MPs आते हैं, डिफेंस के अंदर रिहाइश होती है, यहाँ पे आएंगे, इलेक्शन लड़े, उसके वापसी डिफेंस, फिर 5 साल आपको नजर नहीं आएंगे। समर साहब, आपकी तरफ बढ़ता हूँ। सबसे बड़ा मसला तो डिजास्टर मैनेजमेंट का है, कि अगर जो है कहीं आग लग जाए तो आप अंदाजा कर सकते हैं वहाँ क्या हाल होगा। कराची जो है वो क्लाइमेट चेंज के इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी पे मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता कल कुछ होता है तो कैसे संभालेंगे शहर को सर? रिजवान साहब, देखिए, इश्यूज़ तो मेरे ख्याल में इस वक्त कराची में अगर हम गिनने बैठे कि इसके अंदर डिजीज़ क्या क्या हैं, तो वो अनलिमिटेड है। डायग्नोसिस हम सब बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं बहुत ही प्रिसाइजली आपको टाइम के देखते हुए कॉन्स्टेंट को बताना चाहूँगा। आपको देखें, ये बहुत सी चीज़ें हैं, ज़ाहिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, मल्टीपल इशूज़ के साथ है। यहाँ 2-3 प्रॉब्लम है। देखें, ये ऐसे सोल्यूशन नहीं होगा इसका। हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ज़्यादा जो है वो सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। हमें इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने पड़ेंगे। हम अभी भी एक इंडिविजुअल को हम अपना हीरो बनाते हैं। जैसे अभी मुराद अली शाह साहब आए, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये भी अपनी पर्सनालिटी को कम डेवलप करें, लेकिन खुदारा जो है सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ जाएं। हमें उम्मीदें भी हैं इनसे, हम उम्मीद भी रखते हैं और दुआ भी करते हैं और उनकी मदद भी करेंगे अगर अच्छा काम करेंगे, लेकिन वो सिस्टम को डेवलप करें ताकि कल को ये चले भी जाएं, क्योंकि हम सबको एक दिन चले जाना है यहाँ से। अगर चले भी जाए, इस दुनिया से भी चले जाएं, तो ये काम चलता रहे हमारा। इसलिए नंबर 1 प्रॉब्लम ये है कि हमें सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे, अपने इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने पड़ेंगे। प्रिंसिपली बहुत अच्छी बात की, और जिन मुल्कों ने तरक्की की उन्होंने ऐसे ही किया। इवन सदर और वजीर आजम के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिस्टम चलते रहता है। दूसरा, सर, आपके इस तवस्सुत से मैं ये कहूँगा कि हमारा जो सबसे ज़्यादा हमें फील होता है यहाँ पर, जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो कराची के
सेल्फ स्टीम और रिस्पेक्ट जो है हमारी, उसको खुदारा कंप्रोमाइज़ नहीं करें कहीं पे भी। अब हमारी परसेप्शन ऐसी बना दी गई है कि आप जब लाहौर जाएं, कहीं और जाएं और आप जाकर बताएं कि आप कराची से आए हैं, अच्छा आप लोग तो दहशतगर्द हैं, आप लोग तो भत्ताखोर हैं, हम ऐसे नहीं हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अगर मोहब्बत करने वाले नहीं होते तो यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के, चाहे गिलगित से हों, बल्तिस्तान से हों, पंजाब के हमारे भाई हों, बलूचिस्तान के कहीं क्यों, हमने अपने दिल में, अपने सीने में उनको बसाया हुआ है और उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ऐसे नहीं हैं। हमारी ये परसेप्शन आपका मीडिया दूर कर सकता है। खुदारा हमारी इस हमारी जो फीलिंग्स है, हमारा ये एहसास कमतरी है, हमारा ये दुख है, हमारा इस दुख को आप लोग प्लीज हमारा दूर कर दीजिए। बहुत अच्छी बात आपने कही और ये बात पूरे पाकिस्तान में आपकी सुनी जा रही होगी। और मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करता चलूं कि सिर्फ और सिर्फ यही कुछ नहीं किया कराची ने जो आपने बात की है, ये जिंदा दिल लोगों का शहर भी है। इस शहर में रहने वाले लोगों ने मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात को जो है देखा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो खड़े हुए हैं। जी, क्या ख्यालात हैं कराची के लिए आपके? क्या ख्यालात हैं? इन सब ने इतनी बातें करी हैं, मुझे नहीं लगता कि इन सब पे अमल होगा। तो इसके लिए हमें खुद भी अपने आप को भी आगे लाना चाहिए, लेडीज़ को निकलना चाहिए घरों के अंदर से और अपने मोहल्ले में अपने लोगों को, मतलब अभी इन्होंने बच्चों ने उस दिन काम किया, इतना कचरा था। अभी मैं यहाँ से आ रही थी, मुझे इतना दुख हो रहा है कि उसमें फिर कचरा पड़ा हुआ है। क्यों ऐसा? सारे घरेलू खवातीन ही कचरा फेंकती हैं। वैसे जो घरेलू खवातीन हमें देख रही हैं वो थोड़ा सा कचरा जो है कम करें। शॉपिंग बैग्स जो हैं वो अपने कपड़े के बनाएं, वो इस्तेमाल करें। टिश्यू पेपर का कम इस्तेमाल करें। तो हमें एहसास, टॉवल का इस्तेमाल जो है बढ़ाएं। हमें एहसास होना चाहिए कि इन बच्चों ने उस दिन इतनी मेहनत की है, अभी फिर वहाँ कचरा पड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं एहसास होता लोगों को? वाटर बॉटल्स जो हैं वो मिनरल वाटर्स बहुत ज़्यादा लेने के बजाय जो है एक अच्छी बॉटल ले लें, उसी का बार बार इस्तेमाल करें पानी के अंदर जो है ना। तो ये पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। बहुत ज़बरदस्त आपने ख्यालात का इजहार किया आप सब ने। जफ़र साहब, आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। आप कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूँगा, सिविल सोसाइटी कोशिश करेगी और ख़ास तौर पे लफ्ज़ जो है वो मैं लाना पड़ेगा। अब मतलब हम दूसरे पे सोचते रहते हैं कि भाई वो करेगा नहीं भाई, बुरा लग रहा है ना आपको, बस ठीक है, कदम बढ़ाए, मैं करूँगा, मैं थोड़ा सा हिस्सा सही डालूंगा। तो ये इतना बड़ा शहर है, बादशाह, सबसे ज़्यादा बादशाहूर लोगों का शहर है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का शहर है। तो अगर इसमें हर शख्स कंट्रीब्यूशन करेगा और सिर्फ तनकीद नहीं करेगा, बल्कि जिस तरह से सिविल सोसाइटी बाहर निकली है और वो जहाँ एक प्रेशर ग्रुप का काम कर रही है, वहाँ वो खुद भी काम कर रही है, तो बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। आपने जैसा बोला डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से क्या हो रहा है, देखें जी, पीडीएमए यहाँ का इदारा है, 4 बजे बंद हो जाता है, सब घर चले जाते हैं। सैलाब 4 बजे के बाद आएगा तो आपने घर की होना है, उसके बाद वहाँ से कोई इमदाद आपको नहीं मिलनी। अलमिया है, जो इदारे 24 घंटे काम करने चाहिए वो शिफ्ट लगा के घर चले जाते हैं। रह गई बात कराची शहर की, कराची शहर का हाल ये है कि अब से अगर आप सिर्फ 500 दिन पीछे चले जाएं तो एक छोटा सा यहाँ पर हीट स्ट्रोक आया तो आप पूरे कराची में मैयतें लेकर घूम रहे थे, चाहे वो डिफेंस में रहने वाला हो, चाहे गुलशन में, चाहे नहीं कराची में। आप अस्पतालों की बात कर लीजिए तो जी मैं समझता हूँ जो दरमियाने तबके का आदमी है उसके पास भी इलाज करवाने की इस्तात तो नहीं है, कम से कम यहाँ के अस्पतालों में। सरकारी अस्पताल आपको 9 महीने आगे का नंबर देता है, आपको हार्ट अटैक आज हुआ है, 9 महीने तक आप कैसे जिंदा रहेंगे भाई? आपको फौरी ऑपरेशन की जरूरत है। तो लाजमी आपकी वही वाली बात है, मैं आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह, आप भी आगे बढ़िए। जब सब लोग मैं कहकर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह तो एक इतना बड़ा इनकलाब आएगा कि आप देखिएगा ये जो महलों के तस्वुरात हैं सब खत्म हो जाएंगे और ये बड़े बड़े जो हाउसेज हैं, चाहे वो महलात हों, ये सब स्कूल कॉलेज में तब्दील हो जाएंगे इंशाल्लाह, यूनिवर्सिटीज़ में, अस्पतालों में। और ये जो सिर्फ 4 अस्पताल हमारे कराची में ले दे के सिविल, जिना, अब्बासी और कतर, इसके बजाय यहाँ पर कम से कम भी भाई 400 अस्पताल होने चाहिए। 3 करोड़ की आबादी है, खुदा ना खास्ता कोई अर्थक्वेक आ गया, आपके पास ना रोडें हैं, ना हंगामी कोई रेस्क्यू टीमें हैं, आपका ड्राइवर मजदूर होता है एम्बुलेंस का, उस तक को तो मालूम नहीं है रेस्क्यू तरबियत क्या होती है, क्योंकि इतना बड़ा शहर है। कहां से लाएंगे आप तरबियत याफ्ता रेस्क्यू रजाकार? कहां से लाएंगे फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंसेज? आपको कम से कम भी 10,000 एम्बुलेंसेज चाहिए। और इस शहर में जहां पर प्राइवेट इदारे 1800 एम्बुलेंसेज चला रहे हैं, उस शहर में सरकार की एक एम्बुलेंस नहीं है। अलमिया देखिए आप खाली। तो लाजिम बात है, मैं का ऑप्शन बेस्ट है और आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त ख्यालात का इजहार आपने किया। हम प्रोग्राम के इख्तिताम में एक ट्रिब्यूट भी पेश करना चाहेंगे और वो ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे अब्दुल सत्तार ईदी साहब को कि आज जो सिविल सोसाइटी बाहर निकल रही है उनके लिए काबिल तकलीद जो है वो अब्दुल सत्तार ईदी हैं
कि जिन्होंने वो काम किया जो हुकूमत का काम था, उन्होंने वो काम किया जो रियासत का काम था, जो हमारे इदारों को करना चाहिए था। आप सोचें पिछले 25-30 सालों में अगर ईदी साहब नहीं होते तो इस शहर का क्या हाल होता। तो ईदी साहब की बेनता खिदमत हैं और अब जो हैं ये खिदमत का जज्बा लेके बहुत सारे इदारे आगे बढ़े हैं, बहुत से इंडिविजुअल्स आगे बढ़े हैं। सब ने अपना रोल अदा करना होगा। और आज के प्रोग्राम में एक बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हुकूमतें जाने और आने से कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो इदारे हैं वो अगर मजबूत होंगे, वो शहर की खिदमत कर रहे होंगे, उनमें सियासी भर्तियाँ नहीं होंगी, उनमें मेरिट पे लोग होंगे, तो खुद ब खुद जो है खिदमत होती चली जाएगी। और बल्दियाती निज़ाम जो कि जमहूरियत का सबसे इम्पॉर्टेंट बैकबोन है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आवाम के लिए, जो है कि जो आवाम जो MPA से तवक्कुआत करते हैं, असल में वो तवक्कुआत जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों की से तवक्कुआत होती हैं। तो उसको ख्तियारात मिलने चाहिए, वो निज़ाम जो बहाल होना चाहिए। ये सब कुछ होगा तो कराची भी तरक्की करेगा, पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। सवाल